नमस्कार दोस्तों। आज के लेसन में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी किताबें हमें फॉलो करनी है। तो आज का लेसन बहुत ही रोचक होने वाला है, इसको आप पूरा देखना। साथ ही साथ आप लोगों की डिमांड थी कि एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाए जिस पर मैं अपने नोट्स और जो भी मैं मॉक टेस्ट लिखता हूँ वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैंने चैनल बना दिया, उस चैनल का नाम है यूपीएससी स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोगों को यदि और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो कि किस प्रकार आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और मैं मेरे जो आंसर लिखे हुए टेस्ट है वो भी मैंने वहाँ शेयर कर दिए हैं, और आने वाले समय में मेरे जो अपने नोट्स हैं वो भी मैं इस चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। तो आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब करना, उस चैनल को भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसे मुख्य रूप से हमें इसमें ये देखना है कि कौन सी एनसीईआरटी किताबें किस वे में पढ़नी चाहिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ये है कि यदि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो कौन सी एनसीईआरटी किताबें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें है कि 6 से लेकर 12 तक जो न्यू एनसीईआरटी है वो ही हमें पढ़नी है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आप एक बार प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना कि किस प्रकार एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ते हो उससे संबंधित ये देखना है कि प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो यहाँ पर, तो आपको प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने हैं कि उसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो ट्रेडिशनल टॉपिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि क्लाइमेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, और एक मिलेगा मैपिंग से संबंधित। मोस्ट ऑफ ज्योग्राफी क्वेश्चन आप मैपिंग से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो जो कि 11th क्लास में है, तो वहाँ पर जैसे आप नदियाँ पढ़ते हो तो आपको ये करना चाहिए कि नदियों का चैप्टर पढ़ते हुए अच्छे से मैपिंग करनी है। कि मैपिंग कैसे करनी है, आपको ये देखना है कि जैसे आप इंडिया का मैप बनाते हो तो इंडिया के मैप में जितनी भी नदियाँ हैं उनको आप अपने डायग्राम से या रफ कॉपी में या आप जो भी नोट्स बनाते हो वहाँ पे नदियों को दिखाना है कि कौन सी नदी कहाँ बहती है, किस दिशा में बहती है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि उत्तर से दक्षिण में कोई नदियों का नाम पूछ ले, क्रम पूछ ले, वो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। या पूर्व से पश्चिम में नदियों का नाम पूछ ले, या कोई सहायक नदियाँ हैं उनका नाम पूछ ले। तो आपको ये कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी पढ़ते समय सबसे पहले तो यही देखना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए। एनसीईआरटी के नोट्स बनाए जा सकते हैं, शॉर्ट में बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि फिर अंतिम समय में रिवाइज के लिए आपके पास समय कम होता है तो उस समय आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपको मैपिंग अच्छी करनी चाहिए। अब मैपिंग के लिए हो सकता है कि आपके पास कोई एटलस हो, जैसे कोई एक्सपोर्ट का हो, या कोई भी एक मैप होना चाहिए ताकि उसमें देख के आप और अच्छी मैपिंग कर पाओ। इसके अलावा एनसीईआरटी में जितने भी मैप दिए हुए हैं उन मैप को तो आप बिल्कुल है ना इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें भारत के खनिज वगैरह दिए हुए हैं, कहीं भी खनिज या अन्य जैसे कौन से इस्पात संयंत्र कहाँ पे हैं, तो उनकी मैपिंग आपको करनी है। ये मेंस में भी काम आता है कि आप यदि इंडिया का मैप बनाना जानते हो ना तो मेंस में भी उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी विदाउट मैप मत करना। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने रीडिंग मार ली, केवल रीडिंग से क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले हैं। थोड़े से ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से मैपिंग के साथ ही सोल्व हो पाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, हर साल ज्योग्राफी के 4 5 7 जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मेरे हिसाब से तो मैपिंग से ही सोल्व हो सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करना। इसके अलावा जैसे दूसरी बात करते हैं, हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो आजकल क्या होता है कि हिस्ट्री के अंदर न्यू एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे 6 7 8 और 12th। जो अपने काम की है ना वो प्रीलिम्स के काम की मैं बता रहा हूँ कि 6 7 8 है। अब इसके अंदर आप एनसीईआरटी में देखना जगह जगह बॉक्स बनाए हुए हैं, बॉक्सों में स्पेशल जानकारी दी हुई है। आप कहीं चार्ट बना के उसमें जानकारी दी हुई है। तो इसके अलावा एनसीईआरटी में एक चीज़ ध्यान रखनी है हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी में कि इसमें मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो किसी शब्दावली को लेकर आ रहे हैं कि कोई शब्दावली चर्चा में रही है उसको लेकर आ रहे हैं, या कोई ना कोई डायग्राम कहीं बनाया हुआ तो उस डायग्राम के बारे में कोई एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जब पढ़ते हो ना तो इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना कि कोई भी चित्र बनाया हुआ है उसमें चित्र के बारे में कोई चीज़ बताई हुई है तो उसको ध्यान रखना। कोई अच्छा सा शब्द है, शब्द के बारे में बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। जैसे बंजारा शब्द है, बंजारा शब्द से संबंधित क्या है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये न्यू एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो न्यू एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है 6 7 8, क्योंकि ये प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक भारत की है। इसके अलावा जो 9 10 की एनसीईआरटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, या 11th की भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर 12th की जो है ना एनसीईआरटी, फिर वो प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक भारत न्यू एनसीईआरटी है, बहुत आसान है। यदि ये एनसीईआरटी आप पढ़ते हो ना तो ये 4 5 दिन की एनसीईआरटी है। इसमें हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी में इतनी रोचक है, इतनी अच्छी है, इसमें अच्छे डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे इसमें पढ़ते हो कि सिंधु सभ्यता पढ़ते हो ना, 6 वाली में भी दे रखा है, फिर 11 12th वाली एनसीईआरटी में भी दे रखा है। न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो इसमें जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो आपको वो जितने भी नगर है मतलब इंडिया के आसपास जो भी नगर बनाए हुए हैं कि जैसे हम इनकी बात करते हैं इधर मतलब इधर पाकिस्तान के पास वो बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी नगर है ना, सिंधु सभ्यता के जो भी नगर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल गुजरात में है, यहाँ पे जितने भी नगर हैं उनकी मैपिंग जरूर करना था कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछ ले कि और किस नदी पर है। तो ऐसे मतलब पढ़ना चाहिए। और इसमें भी मेरी ये सलाह होगी कि आप प्रीवियस ईयर के एक बार पेपर देखना कि किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं भी जब पढ़ता हूँ तो ये कोशिश करता हूँ कि सिक्स सेवन्थ एट्थ और ट्वेल्थ की न्यू एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। और जो ओल्ड एनसीईआरटी है ये बहुत बार पहले पढ़ चुका हूँ इसलिए, लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट है आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। जैसे इसमें ये है कि ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी है वो आर एस शर्मा की पुरानी वाली एनसीईआरटी है। तो उसके अंदर बहुत अच्छा सा मतलब नॉलेज दिया हुआ है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। ये एक बार मतलब पढ़नी चाहिए आपको, इसके अच्छे से नोट्स आप बना सकते हो। और इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन पूछे गए जैसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर जैन और बौद्ध धर्म, इनको मतलब ज़्यादा महत्व देना। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना तो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, जैसे सिंधु सभ्यता अच्छी सभ्यता मानी जाती है क्योंकि उसमें नगर नियोजन या मतलब इंडिया के लिए एक मतलब बहुत अच्छा, उसमें अभी भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। इसके अलावा हम देख सकते हैं उनकी नगर प्लानिंग वगैरह, जो भी उनका व्यापार वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। उसमें किस प्रकार की मूर्तियाँ होती थी, लोहे की होती थी या तांबे की होती थी, किस प्रकार व्यापार होता था। मतलब आपको ऐसे पढ़ना है कि मतलब वहाँ से नॉलेज मतलब सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि रट्टा मारना, रट्टा मारने वाली कोशिश में नहीं जाना है। आपको सीखना है कि मैं वहाँ से क्या सीख सकता हूँ। और उनको अच्छे से मतलब नगरों को ढंग से देखना, किस नगर में अलग अलग फसलें होती थी, किस नगर में किस प्रकार व्यापार होता था, वो ढंग से देखना है। और उसके बाद में जैसे आप जाओगे मतलब महाजनपद काल या मतलब जैन और बौद्ध धर्म, उस समय की क्या स्पेशल है कि उस समय मुख्य रूप से हमारे किस प्रकार उत्तर भारत में धर्म का विकास हुआ है, तो वो जरूर देखना कि किस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ है। वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा छोड़ने वाला कुछ है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है एनसीईआरटी। एक बार पढ़नी चाहिए, बाद में तो चलो एक बार आपने नोट्स बना लिए फिर ढंग से उसको कर सकते हो। इसके अलावा ये हो सकता है। इसके अलावा जो मिडाइवल मध्यकालीन भारत की जो एनसीईआरटी है ना, तो यहाँ पे ये वर्ड गलत छप गया। मिडाइवल जो एनसीईआरटी है, ये कोशिश करनी है कि एक बार इसको भी पढ़ लिया जाए। कि पहले क्या होता था कि यूपीसी प्रीलिम्स में मध्यकालीन भारत की कम ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल ऐसा होने लग गया कि एक दो क्वेश्चन या मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यदि आप न्यू एस्पिरेंट हो, जैसे ओल्ड एस्पिरेंट क्या करते हैं वो तो इसको इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं कि इतना समय नहीं होता है उनके पास कि वो इस एनसीईआरटी में अपना निवेश करें। लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट अभी तैयारी आगे करने वाले हैं या कर रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो ये मतलब एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित होगी। इसमें आधुनिक भारत सॉरी, यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, तो यहाँ पर रिपीटेशन होता है। तो आधुनिक भारत की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से ओल्ड वाली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें एक इलेवंथ की एनसीईआरटी बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। अब देखो इसमें इलेवंथ की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्दावलियाँ इकोनॉमिक्स की या बहुत सारे मतलब इंडिया के डेवलपमेंट से संबंधित इसमें काफ़ी मेंस के हिसाब से प्री के हिसाब से दोनों इसमें दिया गया है। पूरी एनसीईआरटी इसको पढ़नी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी रहता है कि ट्वेल्थ की एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, उसमें मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन मेरी ये सलाह रहेगी इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वो एनसीईआरटी इतनी जटिल और इतनी डायग्राम इतनी मतलब आंकड़ों से भरी हुई है तो वो उतनी समझ में नहीं आएगी। इसके बजाय तो आपको ये करना चाहिए कि मुरनाल सर के जो वीडियो है ना इकोनॉमिक्स के वो पूरे देख लेना, आपका इकोनॉमिक्स का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर हो जाएगा। और तो वो आपको कहाँ मिलेंगे पता है, आपको कहीं भी मिल सकते हैं, सर्च करना गूगल टेलीग्राम जो भी है, फ्री में मिल सकते हैं। इसके अलावा मुन्नाल सर यहाँ पे मुझे लगता है इस बार जैसे आप उनकी साइट पे मुन्नाल ORG पर वॉच करते रहना, वो नए वीडियो भी अपडेट करने वाले हैं, वो फ्री में अपडेट करने वाले हैं। तो वो उनका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी एक काफ़ी है इलेवंथ की, बाकी नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा साइंस की यदि एनसीईआरटी की बात करें, जैसे नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें यह है कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी वर्ड है ये गलती से फिर टाइपिंग मिस्टेक है। तो न्यू जो टेंथ की साइंस की यदि बात करें तो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी में पढ़नी है। और इसको ऐसे पढ़ना है जैसे आप इसमें भी प्रीवियस ईयर के एक बार पेपर देखोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन फाइंडिंग करने जहाँ से इनमें ज़्यादा पूछा गया, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, याद रखना इसको। 9 10 की पूरी एनसीईआरटी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले हैं तो उनको ये फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। आप देखना साइंस में जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और इसमें भी ज़्यादा बायोलॉजी वाला पार्ट है ना वहाँ से कुछ ना है। तो आप एक बार पुराने पेपर देखना, मेरी ये सलाह बार बार यही रहेगी, आप पुराने पेपर देख लोगे ना, पढ़ते समय पुराने पेपरों को अपने टेबल पर रखना, सिलेबस को रखना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, जैसे मैं इसमें पढ़ता हूँ तो मैं पेपर देखता हूँ कि 5 6 सालों का क्या ट्रेंड रहा है।
तो उस ट्रेंड के हिसाब से जैसे बायोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले ऐसे क्वेश्चन है, सामान्य जो मतलब ज्ञान विज्ञान के क्वेश्चन है, मतलब रोग वाले क्वेश्चन है, बीमारियों, वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो मैं उन्हीं को ज़्यादा महत्व देता हूँ। अब जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स है, उसको क्यों पढ़ूंगा जब एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। मतलब वहाँ उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। बार बार यूपीसी एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो वो आपको पैटर्न जरूर देखना है। इसके अलावा फाइन आर्ट की एनसीईआरटी की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही शानदार है। आप मतलब जो भी एनसीईआरटी की साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम पे कई ऐसे लिंक है जहाँ पर एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। 12th क्लास की भी फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आई है, लेकिन अभी इंग्लिश में आई है, लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो आप ये दोनों एनसीईआरटी देख सकते हो। क्योंकि जब क्वेश्चन सेट पेपर सेट होता है ना, तो एनसीईआरटी किताबों से ज़्यादा मतलब महत्व होता है। तो मेरे हिसाब से ये पढ़नी चाहिए कि 11th और 12th की आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी देख लेना एक बार। बहुत ही हिंदी, 11th वाली तो हिंदी में, और 12th वाली अभी हिंदी में आई नहीं है, आने वाले समय में आएगी, लेकिन अभी इंग्लिश में उपलब्ध है, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी है, तो इन्वायरमेंट की आप एनसीईआरटी की बात करो, तो जो 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें लास्ट के 4 चैप्टर इकोलॉजी के हैं। तो वो 4 चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। बेसिक जो आइडिया मतलब होता है ना कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, वो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। आप देखना कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित, यानी जो ट्रेडिशनल टॉपिक है वो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। इसके अलावा एक इन्वायरमेंट की है ना, एक ओल्ड एनसीईआरटी पे चलती है, इसकी फोटोकॉपी आपको कहीं मार्केट में मिल जाए, मतलब मुखर्जीनगर में मिल जाएगी आपको इजीली फोटोकॉपी पुरानी, वो इन्वायरमेंट एनसीईआरटी की आप मांगना उनसे, उसमें 6-7 चैप्टर है, ये मतलब इजीली मिल जाएगी। या मतलब कहीं टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्वायरमेंट ओल्ड वाली मिल जाए। मतलब उसका टाइटल जो है वो है एक एक नो करके है, एक एक नो, मतलब ऐसा नाम है उसका शुरुआत में, वो कर सकते हो। इसके अलावा यदि सोशोलॉजी की एनसीईआरटी की बात की जाए, तो प्री के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप प्री के लिए छोड़ सकते हो। मेंस में इसकी बहुत मतलब उपयोगिता है, तो मेंस में इसको पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो बाद में। और यदि पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो मतलब इसमें यह है कि 12th की एनसीईआरटी को थोड़ा सा देखा जा सकता है। बाकी ये प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ से कुछ। तो बाद में देखना चाहो मेंस के हिसाब से, तो इसको भी देख सकते हो। क्योंकि लक्ष्मीकांत में पॉलिटिकल लगभग सिलेबस कवर हो जाता है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स मतलब जिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है, जैसे पंचायती राज क्या होता है, मतलब किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, किस प्रकार चुनाव होते हैं, मतलब लक्ष्मीकांत में तो चलो बड़े लेवल पर दिया हुआ है, लेकिन यदि पढ़ना चाहो तो फिर समय अच्छा हो, तो आप मतलब अच्छा खाली मतलब वक्त हो, तो आप 6 से लेकर 12th की जो वो एनसीईआरटी जो आपको पढ़ने में अच्छे लगे, उनको चूज़ करके पढ़ा जा सकता है। लेकिन प्रीलिम्स यूपीएससी के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, वो हम चर्चा कर चुके हैं, इतनी एनसीईआरटी पर्याप्त है। तो आज का लेसन ये था कि हम किस प्रकार एनसीईआरटी किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबों को ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए, तो हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्यूरीज हो ना, कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो, कोई भी मतलब आपको लगे कि समस्या है आपके सामने, तो क्यूरीज आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो इसके अलावा ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि कल से द हिंदू न्यूज़पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर डेली बेसिस पर जो मैं करंट अफेयर के नोट्स बनाता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से, या मतलब अदर साइटों से, तो वो भी कल उनका लेसन में रेगुलर रखने की कोशिश करूँगा, डेली बेसिस पर उसको लेकर आऊँ। क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का कि किस प्रकार हम नोट डेली बेसिस पर नोट्स बनाने चाहिए, और उनको किस प्रकार हम प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तो ये कोशिश होगी। इसके अलावा मेरी ये कोशिश होगी कि एक ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे ज्योग्राफी या लक्ष्मीकांत बुक से पॉलिटी पढ़ाना, कोशिश करूँगा कि उसको भी थोड़ा मतलब एक एक दो वीडियो उनका डालूँ, ताकि ये समझ में आए कि किस प्रकार लक्ष्मीकांत बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, प्री और मेंस दोनों को एक साथ नोट्स बनाने चाहिए। उसकी भी कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पर ऐसे 2 वीडियो डेली वाइज यहाँ पे ला सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।